अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो सिंध गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बसेस लाई है कराची में, पब्लिक के लिए लाई है। उसकी स्पेसिफिकेशंस पे बात करते हैं, क्या उसकी सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या उसमें इंप्रूवमेंट्स करी जा सकती हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, और क्या उनकी लाइफ हमारी नज़र में होगी जो अभी जो सर्विस लाइफ है उसकी। तो क्या कहना है आपका इलेक्ट्रिक बसेस के देखिए, बारे में? सिंध गवर्नमेंट जो कह रही है 40 बसें लेके आई है, 200 किलोमीटर की रेंज जो है उसकी क्लेम कर रही है। जब उसमें 90 पैसेंजर्स बिठाएं तो ठीक है, और 500 किलोवाट का उसमें बैटरी बैंक लगा हुआ है। 40 मिनट में वो कहते हैं चार्ज होगी। जो रूट है इसका वो मलीर से स्टार्ट होके क्लिफ्टन सीव्यू तक जाता है। अब अगर आप देखें, पहली बात तो कोई बहुत रिनाउंड बस का मैन्युफैक्चरर नहीं है। पहले कोई इतना नाम नहीं सुना हुआ उस बस मैन्युफैक्चरर का। सेकेंडली ये कि अगर वो 70 से 80 किलोमीटर के रूट पे चलती है, अभी इसमें हमने पीक आवर कैलकुलेट नहीं किया कि रश की वजह से और फुल पैसेंजर्स की वजह से और टेम्परेचर की वजह से रेंज में और डिग्रेडेशन होगी। तो अगर सिंगल रूट यहाँ से वहाँ और वापसी तक आने में उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो ठीक है, स्टार्टिंग स्टेप में अच्छा है, पर इससे बेहतर और इससे ज़्यादा रेंज वाली बस भी मंगवाई जा सकती थी, मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, जैसे एक मसला आपने आइडेंटिफाई किया है कि इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो रिनाउंड नहीं है, वो कोई मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो इसमें हमें देखने को आएगा कि इसकी सर्विस कौन करेगा, इसकी आफ्टर पार्ट्स और जो इसकी मेंटेनेंस है और जो आफ्टर सेल्स है वो कौन संभालेगा। तो वी आर नॉट श्योर कि अभी कौन संभालेगा। इसी तरह ये एक मसला जो नॉर्मल ये हाइब्रिड बसेस भी आई हैं कराची में डीजल वाली, वो भी जिस कंपनी के थ्रू आई है, जिस मैन्युफैक्चरर के थ्रू आई हैं, उसका कोई पाकिस्तान में कोई उसका फुटप्रिंट नहीं है। तो फुटप्रिंट ना होने की वजह से एक इशू ये आता है कि आफ्टर सेल्स उस प्रोडक्ट की नहीं मिल पाती, प्लस आफ्टर सेल्स मिले भी तो पार्ट्स नहीं मिलते। पार्ट्स भी मिल जाए तो फिर जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको नहीं पता होता क्या करना है। और जो ये तो एक अलग मसले हैं वारंटी पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो जो वारंटी पीरियड भी होता है, हर गाड़ी का ब्रांड न्यू प्रोडक्ट का वारंटी पीरियड होता है, तो उसको कौन एंटरटेन करेगा, उस वारंटी को कैसे क्लेम होएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो ये प्रोडक्ट इसमें भी ये इशू आएगा क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसमें ऐसा ना हो कि इन द लॉन्ग रन जो पब्लिक मनी है उसी पे बोझ बने ये, क्योंकि लॉन्च हो गई है, लोकल बॉडी का इलेक्शन भी हो रहा है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए ये लॉन्च करी हो, और ये 6 महीने बाद ये ना हो कि इनकी सर्विस लाइफ ही ख़त्म हो जाए और ये ख़राब हो के फिर पड़ी हुई होंगे। जी अब इसकी बैटरी का एक कंपोनेंट ख़राब हो गया है, इसमें एक छोटा सा मेल फंक्शन आ गया है, वो कोई ठीक नहीं कर सकता। तो ये वो मसाइल हैं जो हमें दिख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि यही फ्रंट पे आए। प्लस इसमें ये किया जा सकता था कि जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर द फर्स्ट स्टेप इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि आप कोई इलेक्ट्रिक बस ले आए हैं। बट आप ये कर सकते थे कि आप, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आपको सारी की सारी बसेस को ही चेंज करके इलेक्ट्रीफाई करना है। ये कोई बिल्कुल। ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप 50 ले आए तो चलें जी कहानी पूरी हो गई, आपका मकसद ख़त्म हो गया, हमने डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया। जो डिमांड आपके सामने है, 3 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है कराची की। ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल्स पे इसीलिए सफ़र करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है। कोई भी शौकिया ट्रांसपोर्ट अपनी बाइक पर ट्रैवल नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ द लोग दे वांट टू गो ऑन अ पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम जिसमें थोड़ा इज्जत से भी जाएं, कवर्ड में भी जाएं, मिट्टी ना हो, रिस्पेक्टिवली जाएं, और जिसके किराए फेयर्स भी ज़रा नॉमिनल हो। तो उसमें आपको जब सारे ही सिस्टम को आपको रिवैम्प करना है और इलेक्ट्रीफाई करना है, तो फिर यू कुड हैव गॉन फॉर इंडिजनाइजेशन। आप स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते थे, किसी के साथ जेवी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बसेस ना बनती हों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद ना हो कि हमें बस ही नहीं बनानी आती। बहुत सारी मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बसेस बनाते हैं। कोच मेकर, बॉडी मेकर पाकिस्तान में अबंडेंटली अवेलेबल है। जो आपकी बसेस चलती हैं, जो कलरफुल बसेस हैं, वो कोच मेकर्स, बॉडी मेकर्स पाकिस्तान में बहुत वाइडली अवेलेबल है। और एक पूरी इंडस्ट्री है जो डेवलप हुई हुई है जो इन बसेस को मेंटेन करती है। आप देखते हैं कि जो बसेस खान कोच वगैरह जो इस तरह की बसेस चलती हैं रूट पे, उनमें ब्रांड न्यू बसेस भी आती हैं। ठीक है, वो लोहे की बस होती है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, बट उसमें ब्रांड न्यू बसेस भी कोच बिल्डर्स, बॉडी मेकर्स बनाते हैं। तो यू कुड हैव गॉन फॉर इंडिजनाइजेशन। आप उनको इन्वॉल्व करके अच्छी बॉडीज बनवा सकते थे। ठीक है, जो अभी इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसमें प्लास्टिक की बॉडी है, ABS मटेरियल यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। तो आप उन टेक्नीशियंस, उन स्किल्ड लोगों को यूज़ करके ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करवा सकते थे कि आप इंडिजनाइजेशन कर सकते थे। प्लस अगर आप किसी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को इन्वॉल्व करते तो यू कुड हैव अटेन्ड दी टेक्नोलॉजी कि हाइब्रिड बसेस को कैसे बनाना है, इलेक्ट्रिक बसेस को कैसे बनाना है। ठीक है, उसमें इंपोर्ट तो लगती है आपकी, पार्ट्स अभी शुरू में बाहर से आते हैं, बट यू कुड हैव स्लाइटली ट्रांजिशन, आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रांजिशन करके जो इंडिजनाइजेशन होती है जिसमें पार्ट्स भी लोकल वेंडर बनाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स होंडा CD70 हो गई, बाकी मैन्युफैक्चरर्स हो गए, वो इंडिजनाइजेशन ही हुई भी, उसमें लोकली पार्ट्स बन रहे हैं।
तो क्योंकि एक मैसिव इनिशिएटिव है जो हमें लेना ही लेना है, इलेक्ट्रिक बसेज हमें चलानी ही चलानी है, तो अगर हम थोड़ा और खुल के सोचते और इंडिजनाइजेशन पे वर्क करते तो हम पहला स्टेप ले चुके होते आज, बजाय से कि हम पहले ही इंपोर्ट करके लोगों को सेटिस्फाई करके वोट शोट हासिल कर लेते। देखिए इसमें मोस्टली कंट्रीज इस तरह करते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ने चीज़ बाहर से ख़रीदनी हो तो प्रेफरेंस तो यही होती है कि वो लोकली मैन्युफैक्चर से ख़रीदे, पर अगर उस मुल्क में नहीं बन रही तो जिस मुल्क से वो ख़रीद रही होती है उसके साथ एग्रीमेंट इस तरह का होता है कि फ़र्स्ट 50 बसेज हम आपसे ख़रीदेंगे, मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स पूरे बाहर से इंपोर्ट होंगे, पर आफ्टर 50 यूनिट्स आपने ये हमें यहाँ पे प्रोडक्शन करवा के देनी है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके देनी है। इस शर्त के अगेंस्ट में हम आपसे 50 बसेस कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम आपसे कंप्लीट बिल्ड यूनिट हम आपसे ख़रीदेंगे। अदरवाइज़ ये कोई लोकल या खालिद बिन वलीद रोड पे गाड़ी थोड़ी ख़रीद रहा है या कोई पर्सनल गाड़ी थोड़ी को बंदा ख़रीद रहा है कि उसको बस वहाँ से मंगवाओ और यहाँ बेच दो, हमारी जान छुट जाएगी। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसने यहीं रहना है और इसने अपने लोगों को सर्विस देते रहना है, तो इसको लॉन्ग टर्म डिसीजंस ही लेने पड़ेंगे। ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेके कि बाहर से बस मंगवाई और यहाँ 20 चला दी 10 चला दी, ये तो एक छोटी दुकान वाला कर सकता है, कि दुकानदार कर सकता है, एक छोटा ट्रेडर कर सकता है, पर अगर आप गवर्नमेंट देखें तो गवर्नमेंट के ये डिसीजन नहीं होते, इस तरह गवर्नमेंट्स नहीं चलती, इस तरह गवर्नमेंट के डिसीजन नहीं लिए जाते। मेरा तो ये कहना। प्लस और देखें, अगर आपने इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन कर रही हो, किसी भी वजह से हो, डॉलर की अवेलेबिलिटी ना हो या आपकी मार्केट श्रिंक कर रही हो, तो आप स्टिमुलस पैकेज देते हैं एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट। आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए उसमें स्टिमुलस पैकेज देते हैं। स्टिमुलस पैकेज कैश इंजेक्शन नहीं होती, आप इकोनॉमी का पहिया चलाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करके, पब्लिक स्पेंडिंग करते हैं आप। तो पब्लिक स्पेंडिंग किसी पब्लिक इनिशिएटिव पे ही होती है। तो क्योंकि अब आपने बजाय से कि पब्लिक स्पेंडिंग आप लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करते जिससे लोकल इकोनॉमी में पैसा घूमता, आपने फ्लैट आप इम्पोर्ट करी। प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का आपको क्या आया, वही मसला है जो बाकी सारे इंपोर्टर्स को आ रहा है कि डॉलर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से मुल्क में जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं डॉलर से वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए। तो उससे पूरा का पूरा मुल्क ही एक अलग चक्कर में पड़ गया कि हमारे पास जी डॉलर नहीं है, बाकी सब काम छोड़ के अब यही बात हो रही है कि डॉलर नहीं है। तो आप अगर पब्लिक फिगर आप पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप इस जो पैकेज है, जो स्टिमुलस पैकेज है, आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं, तो यू शुड हैव डन दैट रादर देन कि आपने इजी वे आउट निकाल लिया कि इंपोर्ट करो, बसेस चलाओ, कहानी ख़त्म, आगे देखेंगे बाद में क्या होता है। ये बसेस स्क्रैप होंगी इन द लॉन्ग रन, ये बसेस स्क्रैप हो जाएंगी अगर इसके आफ्टर सेल्स कोई नहीं देगा। हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, उस लाइफ को अचीव करने के लिए उसके जो लाइफ के दौरान जो सर्विस इंटरवल्स होते हैं उसको अचीव करना होता है। अगर एक गाड़ी है और उसका मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि इसका इंजन 4 लाख किलोमीटर अटेन करेगा, तो 0 से 4 लाख किलोमीटर के दरमियान में हर 5,000 या हर 8,000 बाद उसका इंजन ऑयल चेंज होएगा, उसका ट्रांसमिशन ऑयल 30,000 के बाद चेंज होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको मेंटेन करना पड़ता है किसी भी आइटम को उसकी लाइफ अटेन करवाने के लिए। इसी तरह सोलर सिस्टम्स में भी यही होता है जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि सोलर पैनल्स को आपको रेगुलरली वॉश करना पड़ेगा अगर आपको मेंटेन रखना है कि वो उतनी प्रोडक्शन करे जितनी आप चाहते हैं। सोलर इन्वर्टर्स को भी आपको क्लीन करना पड़ेगा, उसके फिल्टर साफ़ रखने पड़ेंगे, वरना वो डस्ट की एक्यूमुलेशन से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह इन बसेस का भी हाल है। ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने चला दी और कहानी ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान रेलवेज़ है उसका अपना रेल यार्ड पूरा मौजूद है, पूरा यार्ड है जहाँ पे उसकी सर्विस आफ्टर लाइफ सब कुछ मेंटेन हो सकता है। उसमें भी यही इशू आया कि उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं की गई, उसको अपग्रेड नहीं किया गया। एक बिल्कुल पूरा एक और टॉपिक है, इस पर किसी और दिन हम बात कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ लोकोमोटिव्स चलें, बेशक वो पुराने ज़माने के ही हों, तो उसको मेंटेन करने के लिए पूरा रेल यार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये बसेस आ गई हैं, पाकिस्तान में इंपोर्ट हो गई हैं, बट देखते हैं इनका क्या सर्विस लाइफ है, क्या इनका हमें आफ्टर सेल्स मिलती है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पैसे हैं ये सही इस्तेमाल हुए हैं या ये भी खुदा न खासा ज़ाया ना हो जाए। जो आपने इसकी रेलवेज़ की बात करी, आज ही फ्लैट बेड लोकोमोटिव्स जो हैं वो हमने चाइना से इंपोर्ट करें। इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपनी इकॉनमी उठाने के लिए अपने लोकल मैन्युफैक्चरर से बनवा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और यहाँ पे इजीली बन सकते हैं। ना गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव लेती है और ना यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन तक तो बात ही नहीं पहुँचती, तो उन्होंने फिर क्या बनाना है। और बस गवर्नमेंट भी यही करती है कि पैसे दो, बाहर से इम्पोर्ट करवा लो, और लोकल जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं या डीलर्स हैं वो भी यही करते हैं कि यहाँ से पैसे दो और बाहर से मंगवा लो। तो अगर हम सारे ही इसी डगर पे चलेंगे तो फिर उसी का रिजल्ट आज हम भुगत रहे हैं। ये एक बहुत सीधी सी बात है। ये एक इजी वे आउट होता है क्योंकि इंपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो 1.5 से 2 साल में उसकी प्रोक्योरमेंट, उसके टेंडर्स, उसका बाकी सारा प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो 1.5 से 2 साल में कंप्लीट हो जाता है।
एज अपोज टू अगर आप एक लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ लगवाएं तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहले आपको टेक्नोलॉजी कहीं से अटेन करनी पड़ेगी, फिर उसको आप प्रोड्यूस करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें वो चेंजेस लाएंगे जो आपकी मार्केट के लिए डिफाइंड होंगे। हो सकता है आपके रोड्स के डिज़ाइन में फ़र्क हो, रोड्स के पैरामीटर्स में फ़र्क हो, उसके बाद फिर लोकल प्रोडक्शन शुरू होगी, उसमें चेंजेस आएंगे, फिर आप अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे। ये एक निस्बतन लॉन्गर प्रोसेस है, 5-6 साल लग जाएंगे। अगर उसमें 2 साल लग रहे हैं इंपोर्ट में तो इसमें 6 साल लगेंगे। यहाँ हर किसी को बस यही है कि हमारे होते होते जो काम होना है हो जाए और हमें उसका जो पॉलिटिकल एडवांटेज है वो मिल जाए। तो फिर ऐसे में कोई लॉन्ग टर्म जब स्ट्रैटेजी डिवाइस ही नहीं करेगा तो फिर सब इंपोर्ट कर लेंगे और सब इंपोर्ट करके लगा देंगे। प्राइवेट बंदा भी इंपोर्ट कर लेगा, गवर्नमेंट भी इंपोर्ट कर लेगी और बस इंपोर्ट होगी प्रोडक्ट तब तक आती रहेगी जब तक इंपोर्ट कर सकते हैं। जब इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे तब नहीं आ रही होगी प्रोडक्ट, जैसे आज हो रहा है कि इंपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि डॉलर्स नहीं है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं करते। या तो इंपोर्ट ही करनी है तो फिर कुछ एक्सपोर्ट और कर लें ताकि वो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है, जो डॉलर्स के ज़खायर में कमी है, वो ना आए। तो वो भी है देखें, पर मुल्क का पहिया भी तो आपने चलाना है, आपने इकोनॉमी भी तो चलानी है। एक ही मेथड होता है गवर्नमेंट के पास मुल्क की इकोनॉमी चलाने का, वो ये PSDP फंड्स होते हैं जो डेवलपमेंट फंड्स गवर्नमेंट देती है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देती है, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स दे देती है, इस इंडस्ट्री इसके क्या कहते हैं यार, ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स दे देती है। जितने भी बड़े सेक्टर्स होते हैं उन पे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट पैसे इंजेक्ट करती है और खुद प्रोजेक्ट देती है कि हमें गवर्नमेंट को इस चीज़ की नीड है और वो नीड लोगों की ही होती है। वो रेलवेज के प्रोजेक्ट्स हों, बसेस के प्रोजेक्ट्स हों, उससे पूरा पहिया चल पड़ता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रॉ मटेरियल यहाँ का यूज़ होता है, टैक्सेस जनरेट होते हैं, पूरा एक इकॉनमी का साइकिल घूमना शुरू हो जाता है। और जो एंड रिजल्ट था हमारा कि हमने बसें चलानी है या हमने रोड्स बनानी है वो भी मिल जाती हैं। तो एक तीर से 2 काम होते हैं और सारी दुनिया में ऐसे ही करते हैं। ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि इकॉनमी किसी और तरह चलाएंगे, सामान बाहर से मंगाएंगे, डॉलर IMF से लेंगे और हम सारे यहाँ मकरूज बैठे रहेंगे। ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है, इस पर तो डिस्कशन ही नहीं बनती है। इतनी बेसिक रूल है कि हम इतना नेगेटिविटी फैलाई हुई हमने इस तरह, और पूरा मुल्क उल्टा चल रहा है सिर्फ इसी वजह से। और ये उसी का रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो 75 साल बाद हमें देखने को आ रहा है कि हमने इंडिजनाइजेशन किसी भी चीज़ की नहीं करी, लोकल प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो एट पार नहीं है। हम सब स्टैंडर्ड जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लोकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद भी वो भी इतना सब स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो हम किसी और को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हम खुद ही नहीं चला सकते अभी तो हमारे हालात ये हो गए हैं कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वही एट पार नहीं है, हमें खुद ही सब स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। आप ऑटोमोबाइल की एग्जांपल ले लें तो आज से 5-8 साल पहले चले जाएं जब कोई और नहीं था, ये तीनों बिग 3 थे, तो उनके हालात देखें गाड़ियों में क्या थे। एयर बैग तक देने को राजी नहीं थे ये लोग। जैसे ही आपने कंपटीशन बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाया, अब आप देख लें एल्टस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, सिविक को देख लें। आपको कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो बसेस में कोई एक भी नहीं है, रेलवेज में कोई एक भी नहीं है। जब 3 से 4 प्राइवेट कंपनीज रेलवेज की बोगीज बना रही होंगी आपको खुद फर्क पता चल जाएगा और गवर्नमेंट के लिए आसानी हो जाएगी। गवर्नमेंट टेंडर निकाले, नॉर्मल जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा उससे गवर्नमेंट ले लेगी। और फिर बाय टाइम जब टाइम गुजरता है और इतना कंपटीशन हो जाता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो एट पार आ जाती है इंटरनेशनल लेवल्स की, तो फिर वो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली वो एक्सपोर्ट हो जाती है। फिर अभी तो वो लोकल मार्केट में ही कोई इसको घास डालने को राजी नहीं है। आप कंपेयर करें, अगर आप टोयोटा प्रियस लेते हैं जिसको एक्वा कहते हैं यहाँ पे, टोयोटा प्रियस सी, तो अगर उसकी इम्पोर्ट कॉस्ट देखें तो वो 4 से 6 लाख के दरमियान में इम्पोर्ट हो जाती है। 4 से 6 लाख में वहाँ पड़ती है जो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है। अगर जापान से इंपोर्ट हो रही है तो 4 से 6 लाख रुपए की अगर वहाँ पड़ रही है आपको, तो यहाँ पे वो आते आते 35 से 40 लाख रुपए की हो जाती है। तो जो उसके बीच का फ़र्क आया प्राइसिंग में वो किधर आया, वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस ले लिए। 4 से 6 लाख नहीं होगा, आप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लें, 8 लाख होगा, 9 लाख होगा, बट आप 20 लाख भी कर लें तो तब भी यहाँ 60 लाख रुपए की आ रही है, जबकि वो 20 लाख रुपए की भी नहीं है। मतलब जो फ़र्क है दोनों में वो 4 गुना का फ़र्क है। तो अगर आप इतना प्रोटेक्टेड बाय सब्सिडीज़ होंगे, ये सब्सिडी है एक तरह से, ये एक इनडायरेक्ट सब्सिडी है जो कि टैक्सेशन की मद में स्टेट के पास चली जाती है। सब्सिडी ये है कि आपके कंपटीशन को डिसएडवांटेज कर दिया गया है बाय इंक्रीजिंग इट्स प्राइस। इंपोर्ट वाली प्रोडक्ट क्योंकि वो सस्ती थी, बाहर जापान में तो वो सस्ती बनती है ना, तो उसको डिसएडवांटेज कर दिया, उस पर 30-35 लाख रुपए की सब्सिडी ड्यूटी लगा दी। ठीक है, आपकी लोकल मार्केट को तो फ़ायदा हो गया कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग चले, उसको बनने का मौका मिला, बट
जो आपने लोकल मैन्युफैक्चर किया, अगर आपके मुल्क में इतने बायर्स नहीं मौजूद तो फिर आप किसी और को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड आइटम है, प्लस उस पर टैक्सेशन लगी हुई है, प्लस आपने कभी फोर्स ही नहीं किया अपनी लोकल मार्केट को कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाए, वो ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करे। जब उसके जहन में यही रहा कि उसने लोकल मार्केट के लिए बना के देनी है, कराची, हैदराबाद, सक्खर, जामशोरो, इन लोगों के लिए बनानी है, तो फिर वो वही बनाएंगे जो उनसे बनता है। और उस कंपटीशन में भी गवर्नमेंट उनके साथ है कि फिक्र नहीं करो, हम टैक्स लगा के रखेंगे बाहर वाली गाड़ी पे। ऑफ कोर्स, तो आइदर वे इतना विन विन सिचुएशन पे चला रहे हैं हर किसी को, जिससे मुल्क डूब रहा है। ऑफ कोर्स, सिर्फ हर बंदे को फायदा हो रहा है, बट एज ए नेशन कलेक्टिवली कोई फायदा नहीं हो रहा, नेशनल लेवल पे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हल इसका बड़ा सिंपल सा है, इंडिजनाइजेशन। जो भी आपने पब्लिक स्पेंडिंग करनी है, कोशिश यही करनी है कि इंडिजनाइजेशन हो। और शुरू में ऑफ कोर्स आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यू हैव टू इम्पोर्ट कपल ऑफ यूनिट्स में आ जाएगा 50 यूनिट, जो भी आपने टर्म सेट करनी है 100 यूनिट आ जाएंगे, बट वो 100 यूनिट को मंगवाने का मकसद ये होना चाहिए कि उससे आप इंडिजनाइजेशन करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, फिर आप भी सीख जाएंगे और आपके बंदे भी सीख जाएंगे इस मुल्क में, और उसके बाद फिर आप कर सकें। बट ये सारे इनिशिएटिव्स बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत टफ इनिशिएटिव्स हैं, ये इसमें बहुत टाइम लगता है इनको डिवाइस करने में, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें हो जाए तो फिर आपका मुल्क उन प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्टर बन सकता है, फिर उसके पास ये ऑप्शन है कि वो एक्सपोर्ट कर सके। असल में हमारा फ़ोन गिर गया था, जो स्टैंड लगा हुआ था स्टैंड गिर गया था, बड़ी माज़रत। मेरा ख्याल है इसको यहाँ पैकअप किया जाए इस वीडियो को। बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।